कल हम बता रहे थे, एक लाइट जलाते हैं। देखो उधर एक ऊपर में स्विच होगा, उसको ऑफ कर दो, बल्ब को बंद कर दो, जो भी बल्ब है। पंखा खाली चलने दो, हाँ। एक और बल्ब जो नीचे में होगा, हाँ उसको भी बंद करो। अरे देखो, यहाँ भी बल्ब बंद करो, कुछ तो फायदा देगा। क्या समझे, हाँ देखिए। तो हम लोग पढ़े थे, अरे अब देखो, हम लोग कल पढ़ रहे थे कि पीरियड नंबर बराबर होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो होगा हमारा ग्रुप नंबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो होगा हमारा ग्रुप नंबर। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर हमारा एस या पी ऑर्बिटल में जाएगा तो सब ग्रुप ए में रहेगा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी या एफ पे जाएगा तो सब ग्रुप बी में रहेगा। चलिए उसका भी कुछ एग्जाम्पल कीजिए। जैसे मान लेते हैं स्कैंडियम 21, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। पक्का ये फोर्थ पीरियड में होगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर कौन है, चौथा, तो पीरियड नंबर हो गया 4। पीरियड नंबर हो गया 4। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 2 1 3, तो ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर हो गया 3। लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, डी में, तो ये हो जाएगा 3b। ठीक है, 3b। तब एक बार पीरियोडिक टेबल निकाल के देखते हैं। पहले अभी इसको रहने दीजिए। अब जैसे आपको कहना है, निकालना है, मान लेते हैं जिंक का। जिंक का 30 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ठीक है, पीरियड क्या हो जाएगा, फोर्थ। फोर्थ पीरियड। आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो वो होता है जो ऑर्बिट नंबर सबसे बड़ा होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो वो होता है जो ऑर्बिट नंबर सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा ऑर्बिट नंबर 4 है, तो इसलिए पीरियड नंबर फोर्थ है। ठीक है, ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 होगा, डी में 10 हो जाता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होता है। डी में जब 10 हो जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा, इसलिए ग्रुप नंबर यहाँ हो जाएगा 2। और लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है डी में, इसलिए इसको 2b बोलेंगे। 2b बोलेंगे, ठीक है। कॉपर का देखो 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। यहाँ भी पीरियड तो वही होगा, फोर्थ। फोर्थ हो जाएगा, लेकिन ग्रुप क्या हो जाएगा, 1b। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है, ठीक है। तो इस प्रकार हम पीरियड और ग्रुप, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस या पी में जाएगा तो ए होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस या पी में जाएगा तो ए होगा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी या एफ में जाएगा तो सब ग्रुप बी होगा, ठीक है। ये बात फंडामेंटल है। अब थोड़ा देखो, हम एक बात और बताए थे कि सेकेंड पीरियड से थर्ड माने के दौरान क्या जोड़ते हैं, 8। एटॉमिक नंबर में क्या जोड़ते हैं, 8। और थर्ड से फोर्थ में जाने के दौरान क्या जोड़ते हैं, 18। उसके बाद फिर एक बार और 18, उसके बाद क्या जोड़ते हैं, 32। ये सारा बात सही है किसके लिए, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए सारा बात सही है, ठीक है। अब देखो, जैसे स्कैंडियम देखना है, स्कैंडियम यहाँ देखो 3b, स्कैंडियम आ गया। जिंक देखना है, देखो यहाँ 2b, जिंक आ गया, तो 1b कॉपर आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो, इस कॉपर में 18 जोड़ो तो नीचे वाला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 47। फिर 47 पे तुमको 32 जोड़ो तो हो जाएगा उसके नीचे वाला 79। बात समझ में आ रहा है। और 79 में फिर 32 जोड़ो, उसके नीचे आ जाएगा। माने कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो बीच वाला है ना, बीच वाला जितना है ना, उसका ऊपर का सब का एटॉमिक नंबर आपको याद है। स्कैंडियम का 21, टिटानियम का 22, वैरानियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29, जिंक का 30। कुछ नहीं, उसमें 18 जोड़ो नीचे वाला मिल जाएगा, फिर 32 जोड़ो नीचे वाला मिल जाएगा, फिर 32 जोड़ो नीचे वाला मिल जाएगा, क्योंकि 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो आपको मिल नहीं रहा है।
एक ऑर्बिट में 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलता है। तो देखो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो, देखो एस ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाता है, पीरियोडिक टेबल में भी लिखा होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाता है डी, क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाता है, एक को कहा जाता है, डी वाले को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ वाले को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। खैर वो सब बात बाद में। मूल बात यह है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले में क्या करना है, सेकेंड पीरियड से आगे बढ़ेंगे 8 जोड़ना है, उसके बाद फिर एक बार 8, ये 8 कहते हैं 18, 18 के बाद फिर एक बार 18 और फिर 32। और डी ब्लॉक में क्या करना है, सबसे ऊपर वाला जैसे 21 है, नीचे वाला क्या हो जाएगा 18, और उसके नीचे वाला 32, 32 जोड़ दो, फिर उसके नीचे वाला फिर 32 जोड़ दो। ये बात दिमाग में रखेंगे तो हमारा सारे ग्रुप का एटॉमिक नंबर खटाखट हम लिखते चले जाएंगे, नाम याद हो चाहे नहीं हो, एटॉमिक नंबर जरूर आ जाएगा। एटॉमिक नंबर आ गया तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्कैंडियम का है हमारा कितना, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21, 21 में 18 जोड़ो कितना हो जाएगा, देखो स्कैंडियम के नीचे इट्रियम होगा 39, ठीक है। 39 में फिर क्या जोड़ो, नहीं नहीं 32, 32 एक ही बार 18 जोड़ना है, उसके बाद 32 जोड़ना है। 39 में 32 कितना हो जाएगा, 39 में 32 कितना हो जाएगा यहाँ, लेकिन 32 नहीं जुड़ेगा, ग्रुप 3 में और 3B में और 4B में यही है, लेंथेनाइड और एक्टिनोइड आ जाता है, ठीक है, वो गड़बड़ कर जाता है, ठीक है। उसके बाद और हर जगह ऐसी चीज लागू हो जाएगा, उसमें 18 जोड़ना पड़ेगा, 39 में 18 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप 3B और 4B में क्या है, देखो यहाँ, यहाँ से दिख सकता है, ये देखो यहाँ इट्रियम के बाद लेंथेनम है। हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताए थे कि 57 से लेकर 71 तक एक ही ग्रुप होता है, लेंथेनम, लेंथेनोइड, वो यहाँ है नीचे में, ठीक है। एफ में वहाँ इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होता है, ठीक है, इसलिए एफ में भरना ही शुरू हुआ, इसलिए 32 नहीं जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे। फिर ये 4B वाला में भी 18 जोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद सब में एक बार 18, उसके बाद 32, 32। बात समझ में आया? ठीक है, तो इस प्रकार हम एटॉमिक नंबर किसी का भी पता कर सकते हैं। अगर इसीलिए कहा जाता है कि 30 तक मिनिमम याद करिए, कहा जाता है कि 30 तक मिनिमम याद करके रखना होता है बच्चा सबको, ठीक है। उसके बाद आप दिमाग लगा के किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सोच सकते हैं। एक ग्रुप के सभी एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगा, सेम नहीं होगा लेकिन सिमिलर जरूर होगा। जैसे कल हम देखे थे, आज भी थोड़ा एक बार देख लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का 9 होता है, ये मालूम है, 1s2, 2s2, 2p5। क्लोरीन का 17 होता है, 8 जोड़ो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ठीक है। देखो कॉन्फ़िगरेशन से बड़ा है कि नहीं, 2s2, 2p5, यहाँ 3s2, 3p5। अब पक्का यहाँ आएगा 4s2, 4p5, कुछ नहीं करो सीधे लास्ट में 4s2, 4p5। यहाँ पक्का आएगा 5s2, 5s2, 5p5, ठीक है, आयोडीन, ठीक है। हालांकि इसमें 5 आना नहीं चाहिए, 4f हो जाएगा, 6 होगा इसमें। फ्लोरीन सेकेंड पीरियड में है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाँ उसके बाद नीचे आ जाएगा 6th, 6th, 7th आ जाता है, ठीक है। अब देखो था 17 में 18 जोड़ो क्या हो जाएगा 35, 35 में क्या जोड़ना होगा 18, 2 बार 18 क्या हो जाएगा 53, अब 53 में क्या जोड़ना होगा 32, तो एस्टेटीन का क्या हो जाएगा 53 और 32, 85, ठीक है। अब 85 में 32 जोड़ो, आगे जो एलिमेंट मिलेगा वो, ठीक है, वो एलिमेंट अभी अननोन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार हम पी ब्लॉक एलिमेंट या एस ब्लॉक एलिमेंट में एक बार 8 जोड़ना है, 2 बार 18 जोड़ना है, और उसके बाद 32 जोड़ना है। कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम, सेम तो नहीं, सिमिलर,
इसका 2s2 2p5, तो इसका 3s2 3p5, इसका 4s2 4p5, इसका 5s2, माने अंतिम ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर हो जाएगा, केवल ऑर्बिट नंबर डिफर कर जाएगा। अंतिम ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, केवल ऑर्बिट नंबर डिफर कर जाएगा। ये बात समझ में आया? कल से लेकर आज तक जो बताया, कल से लेकर आज तक जो बताया वो समझ में आया? क्या बताए हम पहला बात ये बताए, पहला बात ये बताए कि एक ग्रुप में सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगा। अंतर केवल जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे एक करके आएंगे तो ऑर्बिट नंबर एक एक बढ़ता जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सिमिलर होगा। ठीक है, बात समझ में आया? पीरियड किसको कहेंगे, तो अंतिम ऑर्बिट का संख्या को पीरियड, आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर को पीरियड कहेंगे। कोई कल पूछा था आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर, कौन पूछा था? समझ में आया तुमको? आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर का मतलब क्या, जो ऑर्बिट नंबर सबसे बड़ा, जैसे इसका सबसे बड़ा ऑर्बिट नंबर क्या होगा, 5, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर 5। ठीक है वही हो जाएगा पीरियड नंबर 5। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर 6 तो पीरियड नंबर 6, आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर 7 तो पीरियड नंबर 7। ठीक है, क्लियर है? अरे क्लियर है ये बात? ठीक है, उसके बाद हम कहे थे कि एटॉमिक नंबर अगर हम भूल गए तो पी ब्लॉक एलिमेंट में या एस ब्लॉक एलिमेंट में, एस ब्लॉक एलिमेंट किसको कहेंगे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल में जा रहा है तो एस ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी ऑर्बिटल में जा रहा है तो पी ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल में जा रहा है तो डी ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ ऑर्बिटल में जा रहा है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, ये बात हुआ। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट में सेकेंड पीरियड से, पहला पीरियड में तो दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड पीरियड से कहानी की शुरुआत करेंगे ये कि सेकेंड पीरियड में 8 जोड़ेंगे तो थर्ड पीरियड आ जाएगा, उसके नीचे वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद 18 जोड़ेंगे तो उसके नीचे वाला आ जाएगा, फिर 18 जोड़ेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा, फिर 32 जोड़ेंगे और नीचे वाला आएगा, फिर 32 जोड़ेंगे और नीचे वाला, पीरियोडिक टेबल खत्म। ठीक, डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या कहे, ऊपर वाला का हमको सबका एटॉमिक नंबर डी ब्लॉक में याद है, उसमें 18 जोड़ो और उसके बाद 32 जोड़ो, उसके बाद 32 32 ही जोड़ना है। ठीक है, एक बार 18, 8 जोड़ने की जरूरत यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या हो जाता है, डी में 10 हो जाता है। एस और पी मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 8, और ज्यादा से ज्यादा एस में 2 और पी में 6, 8 ना रह सकता है। लेकिन जहां डी घुस गया तो डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए 18 18 जुड़ रहा है। समझिए बात, ऊपर वाला में 18 जोड़ो, नीचे वाला आ जाएगा, उसके नीचे वाले के लिए 32 जोड़ो, फिर उसके बाद 32 जोड़ो। ये बात पकड़ में आ गया? अभी हम इतना ही बात बताएं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, ग्रुप नंबर। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस और पी में जा रहा है तो होता है सब ग्रुप ए, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी और एफ में जा रहा है तो हो जाता है सब ग्रुप बी। इतना में हम पीरियोडिक टेबल का आइडेंटिफिकेशन कर चुके हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया दिमाग में? अरे इतना बात दिमाग में आ गया। अब आता है हमको कि बॉन्ड पढ़ने से पहले ये बात जानना था ताकि हमको पीरियोडिक टेबल की समझ रहे। ठीक है, जहां तक बात रहा याद करने का, तो ग्रुप वाइज आप याद कर सकते हैं। कैसे, तो ग्रुप 1 में एलिमेंट कौन है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, ग्रुप 2 में कौन है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ग्रुप 3 में कौन है, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, ग्रुप 4 में कौन है, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। ऐसे करके ये गाना उना से बढ़िया है ऐसे करना, पहले ए वाले का, पहले ए वाले का एक दिन याद कीजिए, फिर अगला दिन उसको दोहराइए, ऐसे करते हुए महीना 2 महीना कीजिएगा तो धीरे धीरे वो याद हो जाएगा। फिर तब डी ब्लॉक पर। ठीक है, डी ब्लॉक से शुरू कीजिए तो स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेरम। ठीक है, ऐसे करके टिटानियम, जिरकोनियम, हाफनियम। ठीक है, ग्रुप वाइज याद कीजिए, पीरियड वाइज नहीं, ग्रुप वाइज। पीरियड तो अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप वाइज अगर करना ही है तो ग्रुप वाइज। ठीक है, अदरवाइज आप इतना से काम आपका हो सकता है, लेकिन हाँ तब जितना फास्ट रहेगा उतना बढ़िया, जितना फास्ट रहेगा उतना बढ़िया। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, हम जो कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है? ठीक, कतनो आदमी याद कर लेगा, दिमाग से चलेगा तभी याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएगा। ठीक है, कतनो गाना बना कुछ बना ले, ठीक है, वो भूल जाएगा। वो एटॉमिक नंबर जोड़ना जो बता दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी है, वो बात दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, अब आइए, अब हमको करना है बॉन्ड जानने से पहले हमको 3 बात जानना होता है। एक होता है आयोनाइजेशन एनर्जी,
ठुट्ठे के माथा चटले है, क्या समझे। कम से कम एयर तो डिफ्यूज होगा, बहुत हीट रिलीज हो रहा है ना। लाइन जब आएगा तो देखेंगे। तो बाहर में तो और गर्मी है रे, अंदर में ठीक था। है देख, रहने दो। है देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी, पहला चीज जो जानना है वो आयोनाइजेशन एनर्जी। या इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दूसरा चीज है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इसको हम लोग आई ई शॉर्ट लिखते हैं, इसको लिखते हैं ई ए। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और तीसरा जो है पूरे केमिस्ट्री के लिए काम का चीज है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी EN। ठीक है। ये 3 टर्म पर हमको पकड़ चाहिए, तब बॉन्डिंग में घुसेंगे। ठीक है, कल इससे पहले वाले बैच में लाइन कटा था, आज इसमें लाइन कटा हुआ है। कल इससे पहले वाले में लाइन कटा था। अभी जो गर्मी है उसमें लाइन कटना तो समझिए सजा है। लेकिन वो सजा भुगतना होगा। हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े। आ गया क्या ना। अरे वो जनरेटर का लाइन है। लाइन आता तो इसमें रहता ना, स्टेबलाइजर में। हैं? नहीं नहीं, वोल्टेज कम होएगा, होगा ही ना। लाइन आएगा तो स्टेबलाइजर में आएगा। ये जनरेटर का लाइन चेंज कर दिया कोई। बउआ जब तक एसी नहीं था तब तक तो ठीक था। अभी एसी लाइनों पर चलेगा ना, तो एकरा ले लिए जनरेटर चाहिए। वो जनरेटर जब हम लगाएंगे तो हमारी जब घर बिका जाएगा, घर बिका जाएगा। ठीक, क्या समझे। पहले एक तल्ला बेचना होगा, ऊपर का तल्ला बेचना होगा। फिर तो जनरेटर में कम डीजल लगेगा। फिर ओकरा बाद लास्ट में इहो खूब सहित कब उतराए डब्बा। देख, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं, ये न्यूक्लियस है। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सवाल इस पर बनाए हैं, अभी गौर से देखो, बहुत सवाल बनाए हैं। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा किस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर रहेगा। पहला, सबसे कम किस पर रहेगा। सब सवाल बना चुके हैं। तो एनर्जी देना पड़ेगा, उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। तो एनर्जी जब देंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, लास्ट ऑर्बिट से। जितना एनर्जी चाहिए उसी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये हम लोग जानते हैं, लेकिन अब थोड़ा, ये तो हम लोग न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं।
माने एक बात कहना बड़ा आसान है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा उसको कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम के अंतिम ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा उसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बात सही है, ठीक है। हैं? क्या? कहाँ से? हैं? कौन चीज का? चिड़ै है कि? छोरे तोरा तो तोरा कान में सीटी बजा दे छियो ये। देख, एगो कुकर जैसे ला आ ओई में सीटी मारेगा तोरा कान में लगा देगी। देख, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, लेकिन गौर कीजिए, अगर आपको कहेगा सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, तो सोडियम इस दुनिया में किस रूप में पाया जाता है? सॉलिड के रूप में। आप अगर उसका आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने जा रहे हैं तो पहले एनर्जी जो दीजिएगा वो एनर्जी पहले कहाँ खर्चा होगा? सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर। पहले एनर्जी खर्चा होगा सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम बहुत सारा बेस तैयार कर दिए हुए हैं। अब दनादन समझिएगा, पहला एनर्जी खर्चा होगा सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने में। जब एटम सब अलग अलग हो जाएगा, सारा एटम जब अलग अलग हो जाएगा, अब वो गैस बन गया, अब जो एनर्जी देंगे वो लेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स टूटेगा। सबसे पहले टूटेगा कहाँ? अंतिम ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो डिफिनीशन अगर हम देना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि गैसियस एटम, गैसियस स्टेट में एटम होना चाहिए, उसके अंतिम ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी और पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है? एनर्जी ही तो है। पोटेंशियल क्या है? वर्क पर यूनिट चार्ज। एनर्जी ही तो पोटेंशियल है। तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन एक बात सोचो कि एक लोहा का वेसल, अब तू एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना चाह रहा है। सोडियम को पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया एनर्जी दे के, एक लोहा के बर्तन में सोडियम को एटम को रख दिया, 1 मोल को, 1 मोल सोडियम एटम तू रख दिया। 1 मोल तो ले सकता है भाई, एक एटम नहीं पकड़ सकता है, लेकिन 1 मोल तो पकड़ सकता है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 में ग्राम लगा देंगे, वही रखा 1 मोल। तो 1 मोल सोडियम तुम एक वेसल में, लोहा के वेसल में रख दिया, और दूसरा 1 मोल सोडियम गैसियस है, वो भी गैसे है, वेपर में कन्वर्ट कर दिया है तू, और वो भी 1 मोल है, उसको लेकिन लकड़ी के बर्तन में रखा, लकड़ी के बर्तन में। लोहा का बर्तन भी बंद है, लकड़ी का बर्तन भी बंद है, इसमें भी हीट देने का एक रास्ता बनाए हुए है, इसमें भी हीट देने का एक रास्ता बनाए हुए है। इसमें जब हीट देते हैं तो मान लिया एक्यूरेट नहीं, मान लिया कि 40 जूल एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो तू लकड़ी वाला में भी सोडियम है ना भाई, कोई दूसरा चीज दे रहा है, 40 देगा तो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, लेकिन नहीं निकलेगा। इसलिए नहीं निकलेगा, इसमें जब तू दिया तो 40 जूल दिया, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, कहा अरे ये क्या हो गया, 40 से ज्यादा जूल, मान लिया 45 जूल खर्चा हुआ। ऐसा क्यों डिफरेंस आया? ऐसा क्यों डिफरेंस आया? जबकि लोहा के बर्तन में भी तो सोडियम में रखा हुआ है, सोडियम का एटम ही दोनों में है। सोडियम का एटम अगर दोनों में है तो दोनों में न्यूक्लियस सेम है, अंतिम ऑर्बिट सेम है, सारा चीज सेम है। तो इसमें 40 जूल खर्चा हुआ था, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया अंतिम ऑर्बिट से, और इसमें 45 जूल खर्चा हुआ, तब सोडियम के एटम के अंतिम ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकला। तो एक्चुअली आयोनाइजेशन एनर्जी 40 होगा कि 45 होगा, दोनों में से कोई एक तो गलत होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ लोहा का वेसल था, हमारे इर्द गिर्द इस सराउंडिंग में सूर्य भगवान के दिया हुआ एनर्जी हमेशा रहता है, रात हो दिन हो। कहेगा रात में तो सूर्य भगवान नहीं उदय होते, कैसे रहता है? अरे भाई वो जो एनर्जी दिए हो हमारा सिस्टम एब्जॉर्ब किया हुआ है पूरा, अर्थ का जितना भी सब्सटेंस है हम आप सब एब्जॉर्ब किए हुए हैं, और धीरे धीरे जब रात के समय में एनर्जी रिलीज होता है वो एनर्जी सिस्टम में भी मौजूद है। तो लोहा का वेसल जो है, वो लोहा का वेसल उस एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करता है। हम जो दे रहे हैं वो तो ले ही रहा है, वो उसको भी एब्जॉर्ब किया है। लेकिन लकड़ी हीट का कंडक्टर नहीं होता है, इसलिए वहां तो जो हम दे रहे हैं वही एक्यूरेट मेजरमेंट हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि लोहा के वेसल में 40 जूल हम दिए हैं तो 5 जूल ये लोहा का वेसल सराउंडिंग से खुद ले लिया है। एक्चुअल आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम का 45 ही है, इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर, वैसे नहीं, ठीक है। तो
इसका मतलब ये हुआ कि हमको अगर आयोनाइजेशन एनर्जी को जो ये लकड़ी का भेसल बंद है, इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कहते हैं? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है वैसा सिस्टम, देखता है ना, लोग कहता है आइसोलेट हो गया। आइसोलेट का मतलब हो गया यूनिवर्स से कट गया। कट गया कहने का मतलब न तो वो एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है बाहर से और न ही मास का। अपने आप वो एक्सचेंज किसी का भी नहीं कर सकता है सराउंडिंग से। सराउंडिंग से ना एनर्जी ले सकता है ना सराउंडिंग को एनर्जी दे सकता है। सराउंडिंग से कोई भी सब्सटेंस उसमें जा नहीं सकता है और न ही कोई सब्सटेंस उसमें से निकल के बाहर जा सकता है। तो ऐसा सिस्टम को कहते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। लकड़ी का बंद वेसल है। क्लोज का मतलब हो गया उसमें बाहर से कोई सब्सटेंस आ नहीं सकता है या उसमें से कोई चीज निकल नहीं सकता है, क्लोज है। लकड़ी है, हीट का कंडक्टर नहीं है, एनर्जी का कंडक्टर नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम का बहुत मतलब है, लेकिन अभी हम सिंपल बात बता रहे हैं, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में इसके बारे में बहुत कुछ बात होगी, ठीक है। क्वेश्चन आता है, हीट का लॉस गेन नहीं करेगा तो क्या आइसोलेटेड होगा? नहीं हो सकता है आइसोलेटेड नहीं हो, ठीक है। अब क्यों, तो वो सब बात अभी हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो तो थर्मोडायनामिक्स में आएगा। लेकिन अभी आप एक बात जान जाइए कि जो ना एनर्जी का एक्सचेंज कर सके और ना ही मास का एक्सचेंज कर सके उसको कहेगा आइसोलेटेड। तो ये जो लकड़ी का बंद बर्तन है वो ना एनर्जी का एक्सचेंज कर पा रहा है ना ही मास का, इसलिए हम कहेंगे आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड सिस्टम में सोडियम को रखने पर या किसी भी एलिमेंट को रखने पर, गैसियस स्टेट में रखने पर जितना एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन निकल जाए अंतिम ऑर्बिट से, वह कहलाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। इसलिए अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट डिफिनीशन की बात होगी तब क्या कहेंगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। सीधे गैसियस नहीं, आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यही डिफिनीशन लिखेंगे, द amount of energy required to remove electron from the outermost orbit of an isolated gaseous atom is called ionization energy। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये डिफिनीशन लिखेंगे। नहीं आया लाइन दे, 1 घंटा का टर्म बना लिया है कटने का। हो गया। तो किसी भी एटम के किसी भी आइसोलेटेड स्टेट में, आइसोलेटेड कहने का मतलब वैसा भेसल जो न तो एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग से और न ही मास का एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग से, वैसा भेसल, ठीक है, कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो निकालने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा उसको कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। उसको क्या कहेंगे हम? आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करता है, यहां पर लिख देते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन क्या है इसमें लिखे, आगे लिखते हो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें तो इसका कोई कमी ही नहीं है पेज का, यही तो फायदा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग
आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाला फैक्टर कौन कौन है? ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाला फैक्टर कौन कौन है? पहला एटॉमिक रेडियस या साइज ऑफ एटम, दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, तीसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये भी निकालना सीखेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, चौथा ऑर्बिटल्स, पांचवा स्टेबिलिटी ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 5 फैक्टर। हो गया। अब देखिए एटॉमिक रेडियस, देखिए या साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियस से अंतिम ऑर्बिट के बीच का दूरी। अरे एटम का अंतिम ऑर्बिट, एटम का अंतिम ऑर्बिट से न्यूक्लियस से वहां का बीच का दूरी क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियस। और उसी को दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डायमीटर। उसी को दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डायमीटर। जिसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा कि अंतिम ऑर्बिट न्यूक्लियस से बहुत दूर है। एटॉमिक रेडियस ज्यादा है मतलब न्यूक्लियस से अंतिम ऑर्बिट क्या है? बहुत दूर है। अरे यहाँ ध्यान दो ना, बेंच पर क्या बना रहा है फूल, देखो ना इधर। अगर किसी का एटॉमिक रेडियस ज्यादा है मतलब दिमाग क्या कर रहा है कि न्यूक्लियस से अंतिम ऑर्बिट बहुत दूर है। इसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स अंतिम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर, बोलिए, बहुत कम होगा। अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होगा था, उसको तोड़ने में एनर्जी बहुत कम लगेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी माने एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी, यही बात है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन शॉर्ट में लिख दिए, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट is called atomic radius, atomic radius। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एटॉमिक रेडियस के। एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। अब देखो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एटॉमिक रेडियस का डिफिनीशन बहुत किताब में भी मिल जाएगा, बहुत आदमी ये भी कहता हुआ आ जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट है कि न्यूक्लियस से वहां तक का दूरी जहां तक न्यूक्लियस का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभावकारी हो। सही बात है, वही तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट उसी को ना कहते हैं, वह लास्ट एनर्जी सेल जहां तक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इफेक्टिव हो। ठीक है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभावकारी हो।
वही ना होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस से वहां तक के बीच का दूरी क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस जिसका ज़्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, एटॉमिक रेडियस जिसका कम होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। कहाँ तक न्यूमेरिकल बनाया तू लोग? तुम्हारा कहाँ तक है? 55 गया। तुम लोग करे जो लोग कम बनाया था। मुकसूदपुर कहाँ तक बना ले? हाँ 96। शतक न बोल लो अभी। अच्छा, अब चौका मार देना कल। ठीक है, देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। मान लेते हैं यहाँ ये है एटम। एक मिनट देखो, ये इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, इसको हम निकालना चाहते हैं। तो इसको जो निकालना चाहते हैं हम, उसी को निकालने के लिए मान लेते हैं हम एनर्जी दे रहे हैं, मान लिया। इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है? न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और साथ साथ ये अंदर का इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको रिपेल भी तो कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन भी उसको रिपेल कर रहा है। क्या इसके बाहर के ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन इफेक्ट होगा? नहीं। जिस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहे, मान लिया, अरे थोड़ा पता है कौन इलेक्ट्रॉन को निकालना है, लेकिन दिमाग जिसको कह रहा है, अगर इस पर हम विचार कर रहे हैं तो इस पर दो तरह का फोर्स है। एक तो न्यूक्लियस के द्वारा लगाया जाने वाला अट्रैक्शन फोर्स, और दूसरा ये अंदर के इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाया जाने वाला रिपल्सन फोर्स। ये दो तरह का फोर्स इस पर लग रहा है, ठीक है। अब अट्रैक्शन फोर्स अगर 50 न्यूटन का मान लेते हैं लग रहा है, और रिपल्सन फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो नेट अट्रैक्शन कितना हो गया? 40 है ना। इसी को कहते हैं स्क्रीनिंग करना। स्क्रीन माने पर्दा लगा दिया। ये न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है उस पर बीच में पर्दा लगा दिया। ढाल, ढाल, शील्ड का मतलब क्या होता है? ढाल, बचाव करना। माने न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से उस इलेक्ट्रॉन का बचाव कर रहा है कौन? ये अंदर का इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन। जैसे बिहार बोर्ड के गांव के स्कूल में जब किसी कोई मास्टर, मास्टर क्या है? न्यूक्लियस है, अट्रैक्शन लगा रहा है, तो मास्टर ओकरा जैसे डांटा, तो बीच में बाबू आ गया, कहा हमारे बेटा को डांटा क्यों? ठीक है, कैसे डांट दिया, डांटने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, तो वो हो गया स्क्रीनिंग इफेक्ट। मैंने न्यूक्लियस के द्वारा लगाए गए अट्रैक्शन फोर्स से उसका क्या कर दिया? बचाव कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो उसको तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा? कम लगेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? गांव वाले लोग जाके बाबू को बता देना, ठीक है, कि जब तक अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहेगा तब तक स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। इसलिए ऐसे लोगों का बाल बच्चा क्या होता है? गड़बड़ा जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ, उसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत बढ़ा हुआ रहता है, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, वो लड़का सब सोचो थोड़ी जे केकरा जाके बताइए, बाबू के कनी बताबे तो बुझियो जते, दोसर के बताबे जब तो कहते अनहरा के सुतले की जगले की है। बाबू को बताने जाएगा तो भाई कुछ समझ भी जाएगा आदमी। बेटा कह रहा है बेटा हमरा से ज्यादा पढ़ल है, अब बगल वाला पड़ोसी को बताएगा कि केकर बेटा है, तो फलाना हे तू बड़का पढ़ुआ बनले, हमरा बेटा के मार दिलक मास्टर, हम ओकरा छोड़ देबै हैं कि रे?
तोरा गांव में स्कूल में होइत रहलो रे ई सब? हाँ, वो एको गो लड़का ठीक हो? वो जे लड़का के बाबू के जाइत रहलो बचावे, वो लड़का ठीक हो कि गड़बड़ा गेलो? हैं? वो बाद में बाबूए को मारेगा, अगला अटेम्प्ट उसका बाबूए होगा। अरे बच्चा गड़बड़ाया तो सबसे पहले किसको इफेक्ट करता है? बाप मतारी को। ठीक है, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन शुरू में वही लगाया रहता है, और जब जरूरत है अट्रैक्शन, जिस दूसरे अट्रैक्शन का, उसको रिपल्सन में कन्वर्ट कर देता है। क्या समझ? ग्रामीण आबादी में अभी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है बात। पहले ग्रामीण आबादी थोड़ा ज्यादा आध्यात्मिक था, थोड़ा ज्यादा ठीक था। अब तो उसका सारा का इलेक्ट्रॉने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर ऑलमोस्ट गेल है, या तो न्यूक्लियस में जा रहा है, ना तो दुइये को हो ही रहा है। हैं? हाँ, है देख। अब देखो, तो इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब हुआ स्क्रीन करना, माने कि ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करके न्यूक्लियस के द्वारा लगाए गए अट्रैक्शन फोर्स से बचाव कर रहा है, जिसके कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स घट गया, आयोनाइजेशन एनर्जी घट गया। बता, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो अब इसको लिखते हैं, द डिक्रीज इन attraction force produced by nucleus on electron due to inter-electronic repulsion is called screening effect। स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बात समझ में आ रही है? स्क्रीनिंग इफेक्ट जैसे ही ज्यादा होगा तो ये अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? घट गया ज्यादा, घट गया ज्यादा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्रीनिंग इफेक्ट के। आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्रीनिंग इफेक्ट के। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। हाँ, गर्मी है। हाँ, तो क्या करेगा? तो लाइन कट रहा है, हम किसी भी हालत में जनरेटर खरीदने के परिस्थिति में नहीं है। न तो हमारी घर बिका जाएगा। हैं? एसी नहीं ना चलेगा। एसी दो चलाने के लिए कम से कम तो दो से तो ज्यादा पावर का लेना होगा, मिनिमम। हाँ, दो गुना लेना होगा। तो 4 किलोवाट लेता है तो मोटा मोटी 10 किलोवाट का लेना होगा। सोलर लाना पैसा, ला कर्जा बाद में सधा देंगे। देख, हो गया ये। अब देखो एक मिनट, अब ये देखो, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा था, ये स्क्रीनिंग रिपल्सन इसको रिपेल कर रहा है। एक बात बताओ, कोई मास्टर बेचारा गांव के स्कूल में, वीडियो भेज दो, वो सुना दिए सबके, ठीक है? देख, गांव के स्कूल में कोई मास्टर बेचारा वो खाऊ के आया है, ठीक से खाएगा तभी ना एनर्जी मिलेगा। आया है, पढ़ा रहा है, क्या बढ़िया, सब पर अट्रैक्शन फोर्स लगाया हुआ है। कल के दिन वो किसी को डांट दिया था, ठीक अट्रैक्शन फोर्स आज लग रहा है, पूरा एकदम बच्चा समझ भी रहा है। बीच में होकर बाबू आ गया लाठी लेके, अब वो लाठी लेके आ गया, बीच में खड़ा हो गया।
मास्टर तो ही है। तो हाँ क्या बात है, वो तो बेचारा पहले तो लाठी लेके डर गया। क्या बात है? तो बात यह है कि तू हमारे बेटा को कल डांटा क्यों? 2 घंटा से रो रहा था वो। बउआ रे तो है ये रो मास्टर। तो हाँ पापा ये रहे हमरा डटले। अब उसको समझाने में उसका एनर्जी जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? है? उसको तो एक्सप्लेन करना होगा। डांटे नहीं, थोड़ा डांटे, दूसरा लड़का को उठाना होगा। नौकरी का बात है, सरकार नौकरी ले लेगा, हमारे जैसा आदमी रहेगा तो हाँ दे दनादन थोड़ा और एनर्जी दो, ठीक है। लेकिन वहां पर तो गड़बड़ है, बेचारे को भाई नौकरी चली जाएगी। वो जिस बढ़िया से ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी समझा रहा था, ठीक है, मैंने जितना खा के आया था वो पूरा फोर्स लगाया था, उस फोर्स का कुछ पार्ट क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। किसके कारण? लाठी के कारण, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण। तो जितना चार्ज इफेक्टिव था इस पूरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, उससे बहुत कम इफेक्टिव है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लिए हम आज 5 रोटी खा के आए, 1 रोटी खा के आते हैं तो 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं के आयुष पर, ठीक है। 5 रोटी खा के आए, आज इसको हमको पकड़ के एकदम यहाँ ला के जाना है कि बड़ा सब आए 5 रोटी खा के, 5 न्यूटन का फोर्स है, ज्यादा से ज्यादा इसका वेट जो है वो 4 न्यूटन तक बर्दाश्त करेगा। आज एक हमरा बोर्ड पर ला के बनवाइए ले रहा है सवाल, ठीक। बहुत ज्यादा नहीं समझेगा तो 4 न्यूटन का फोर्स हमारा बर्बाद होगा, लेकिन बोर्ड तक लाना है। बीच में आ गया मनीष, हम उसको खींच रहे हैं, आइए उसको कर, तू इधर कहे अबे हमरा आवे दे। तो मेरे द्वारा लगाए गए 5 न्यूटन के फोर्स में से 2 न्यूटन खत्म कर दिया, तो हमारा नेट फोर्स कितना इस पर लग रहा है? तो ये तो 3 रोटी खा के आते तो हो जाता था। अरे 5 रोटी खाने की क्या जरूरत थी? तो हमारा इफेक्टिव रोटी कितना हुआ? मात्र 3। बात समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस में जितना चार्ज है वो सारा चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में काम नहीं कर पा रहा है रिपल्सन फोर्स के कारण। तो न्यूक्लियस के चार्ज में से घटा देना होगा किसको? स्क्रीनिंग इफेक्ट को। तो वो होगा हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब तू सोच, सारा घटा उठा के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा ना हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, कतनो मनीषवा रिपेल किया तब भी हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसको खींच लिया। आयोनाइजेशन अब खींच लिया तो अब निकालने में बहुत एनर्जी खर्च देना होगा ना उसको। लाठी लेके क्या बड़का मोटका बुलडोजर लेके आना होगा हटाने के लिए। अरे समझ में आ रहा है? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिक होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। चलो आज गर्मी बहुत, तू लोग भी खाया, कम कल बताते हैं।